जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। थीम्स एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे थे और थीम 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ हम 1857 के रिवोल्ट पर बात करेंगे। कुछ बातें मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊंगा कि इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें या किसी भी एग्जाम की बात करें, आपको 1857 के रिवोल्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे हिस्ट्री की बात आएगी। तो इस चैप्टर को कैसे कवर करना है उस पर हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट मंथ I bought an tablet, so I will try to make videos on it. Already I had a laptop, but I think it will be more time consuming, so I am using my phone. Let's see whatever it will. So basically for this chapter what we will do, तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। थ्योरी कंसेप्ट जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके लिए मैं आपको एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ कि मैंने जो वीडियोस बनाई हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी। इस पर हम बात करते हैं। पहले थ्योरीज वगैरह थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें भी सारा हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो 1857 के रिवोल्ट से आपको समझनी है पर इस बुक के अंदर नहीं है, तो उन्हें मैं आपको एडिशनली बताऊँगा। बहुत कुछ ऐसा इस बुक के अंदर है बट बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो उन चीज़ों को आपको छोड़ देना है। सो तैयार हो जाइए। हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति यानी 1857 के विप्लव की। ज़्यादा हिंदी हो गया ये, चलिए ठीक है। तो 10 मई 1857 के दोपहर की बात है। मेरठ में जो सिपाहीज हैं वो म्यूटिनी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये म्यूटिनी क्या है, क्यों है, इसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, दो वर्ड आपके सामने बार बार आएंगे। पहला म्यूटिनी, दूसरा रिवोल्ट। म्यूटिनी क्या होता है? ए कलेक्टिव डिसओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विद इन द आर्म्ड फोर्सेज, यानी आर्म्ड फोर्सेज के अंदर जब सामूहिक रूप से डिसओबीडियंस यानी जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसकी अवमानना की जाती है, यानी उसे नहीं माना जाता, तो ये म्यूटिनी कहलाता है। अब इसके वेरियस रीजन्स हो सकते हैं, वो तो हम देखेंगे ही 1857 के कंटेक्स्ट में। रिवोल्ट का क्या मतलब है? देखिए, रिवोल्ट और म्यूटिनी में ये डिफरेंस है कि ये जो म्यूटिनी है ये एक तरीके का बगावत वाला टर्म है। बगावत वाला टर्म है विद इन आर्म्ड फोर्सेज, यानी आर्म्ड फोर्सेज के लिए ही हम म्यूटिनी शब्द का यूज़ करेंगे। बट कई बार हम देखते हैं कि जनरल पब्लिक यानी सामान्य जनता भी किसी अथॉरिटी के खिलाफ जो इस्टेब्लिश अथॉरिटी है इसके खिलाफ रेबेलियन करती है, विद्रोह करती है, तो इसके लिए हम स्पेसिफिक कौन सा टर्म यूज़ करते हैं? रिवोल्ट टर्म यूज करते हैं। आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। देखिए, कुछ जो हिस्टोरियन है वो 1857 के लिए म्यूटिनी शब्द का यूज करते हैं। वो मानते हैं कि ये एक प्रॉपर रिवोल्ट नहीं था, सभी सेक्शन का पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला, जबकि ज़्यादातर हिस्टोरियन ने इसे रिवोल्ट माना है। तो यही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यही दोनों एस्पेक्ट हमें लेकर के यहाँ पे चलना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। 1857 के कंटेक्स्ट में जब हम रिवोल्ट की बात करेंगे तो जो आम जनता है, जो सिविलियन पॉपुलेशन है, उसके अपराइजिंग्स की बात करेंगे। जब हम सिविलियन की बात कर रहे हैं तो इसमें किसान शामिल है, ज़मींदार शामिल है, राजा शामिल है, जागीरदार शामिल है, यानी हर तरह की जनता यहाँ पे शामिल है। अगर ये जो है अथॉरिटी के खिलाफ बगावत करते हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रिवोल्ट या रेबेलियन का। सो जैसा कि हमें पता है, मेरठ कंटेनमेंट से ये रिवोल्ट का जो शुरुआत है बेसिकली म्यूटिनी के रूप में शुरू होता है ये। और डेट थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, 10 मई की बात है, 10 मई 1857 की, क्योंकि ये फर्स्ट डेट है जहाँ से आगे चल करके हमें रेबेलियन का जो एक तरीके से कह लें शुरुआत है, इंसेप्शन है, वह यहीं से देखने को मिलेगा। अच्छा, किस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं? तो it began in the lines of native infantry, spread very swiftly to the cavalry and then to the city। यानी ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, शहर तक पहुंचते हैं, उसके बाद आम जनता भी शामिल होने लगते हैं। जो भी एम्यूटेशंस वगैरह होती हैं, यानी जो भी हथियार वगैरह होते हैं, ये इन सब चीज़ों को जमा करते हैं। और जो भी ब्रिटिश एम्पायर के प्रतीक होते हैं, जैसे जो भी चीज़ें ये मानते हैं कि हाँ ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए हैं, इन्हीं के कारण ये चीज़ें हैं, जैसे जो रोड्स वगैरह हैं, कोर्ट है, जेल है, रिकॉर्ड ऑफिस है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, जो ब्रिटिश ऑफिशियल की बिल्डिंग्स थी, उन सब चीज़ों को बर्बाद करने का काम किया जाता है भीड़ के द्वारा। जो टेलीग्राफ लाइन है दिल्ली तक की, मेरठ से दिल्ली तक की, वो भी कट कर दी जाती है। हम बात कर रहे हैं 10 मई 1857 की। जैसा कि हमें पता है, इसके बाद ये जो भीड़ है वो दिल्ली की ओर बढ़ती है, और दिल्ली की ओर बढ़ने के बाद ये बताते हैं किन्हें? तो बहादुर शाह जफ़र को। इस किंग का नाम बार बार आएगा, थोड़ा मैं ब्रीफ में बात कर लेता हूँ, उसके बाद तो हम डिस्कस करेंगे ही। इनका नाम था बहादुर शाह सेकेंड। ये मुग़ल एम्पायर के
लास्ट माइटी रूलर तो खैर क्या ही बोल सकते हैं, बट ठीक है, मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर जो है ये माने जाते हैं। इसके बाद भी रूलर्स रहे हैं, बट वो टाइटुलर किंग्स रहे हैं, यानी केवल नाम मात्र के रहे हैं, क्योंकि जो असली शक्ति है वो तो ब्रिटिशर्स के पास ही आ गई थी 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो इनका नाम था बहादुर शाह सेकेंड और इन्हें जफ़र का टाइटल मिला हुआ था। काफ़ी बड़े ये शायर थे, बहुत सारी इनकी शायरी हैं। सो बहादुर शाह जफ़र ने कई शायरियाँ लिखी हैं, कुछ तो जो है वो ऑब्वियसली इंडिया से संबंधित है, तो आप पढ़ सकते हैं डेफिनेटली इंटरनेट में। जैसे एक इनकी ये काफ़ी फेमस है, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, ना दूंगा दिल उसे मैं ये हमेशा कहता था, वो आज ले ही गया और जफ़र से कुछ ना हुआ। सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। तो ये जो भीड़ थी जो कि इनके बहादुर शाह जफ़र के जो महल है उसके गेट के बाहर थी, तो इनका ये कहना था भीड़ का कि देखिए, जो मेरठ से है वहाँ से ही हम इंग्लिश मैन को जो है मारते हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इनके द्वारा हमें कहा गया कि जो काव और पिग्स हैं इनके फैट से बनी हुई बुलेट्स को हमें यूज करना है, तो इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही फेथ्स करप्ट हुई हैं बराबर मात्रा में, ये भीड़ का कहना था। इसके बाद दिल्ली में एक अनदर ग्रुप ऑफ सिपाही यानी दूसरे ग्रुप भी जो है वो जुड़ जाती हैं आकर के, और ये भी बेसिकली दिल्ली के जो भी रिच वगैरह है उन्हें अटैक और लूट करने का काम किया जाता है भीड़ के द्वारा। और देखिए बहादुर शाह जफ़र का क्या रिएक्शन रहता है इस चीज़ को देख करके। इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है बिना इन भीड़ की बात को माने। तो ये बात समझिएगा, ऐसा नहीं कि इन्होंने हैप्पीली ज्वाइन किया है, ठीक है, बिकॉज अदर कोई ऑप्शन थे नहीं बहादुर शाह जफ़र के पास। अब एक तरीके से मुहर मिल गई, लेजिटिमेसी वाली बात देखने को मिल रही है भीड़ को। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर भी इस जंग में शामिल हो चुके हैं। नाउ पैटर्न देख लेते हैं किस तरीके से ये म्यूटिनी शुरू हुई और किस तरीके से आगे बढ़ी। सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूटिनीज किस तरीके से शुरू होती हैं। तो कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे ये इन्होंने बेल ऑफ आर्म्स को सबसे पहले कब्जे में लिया। अच्छा, बेल ऑफ आर्म्स क्या होता था ये समझ लेते हैं। तो एक तरीके का स्टोर रूम होता था जहाँ पे हथियार वगैरह ब्रिटिशर्स के द्वारा रखे जाते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था रेवेलियन रिवोल्ट का। जैसे अगर हम देखते हैं चिटागोंग आर्मरी रेड का नाम आपने सुना होगा 1930 में। तो चिटागोंग में भी बेसिकली जो आर्मरी थी जहाँ पे हथियार रखे गए थे उसे भी जो है एक तरीके से लेने का काम किया गया था। उसके बाद दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जो है जैसे जेल, ट्रेजरी, इन सब चीज़ों पर अटैक किया गया। जब यहाँ पे आम जनता जुड़ जाती है इस रिवोल्ट से तो क्या होता है? ऑब्वियसली जो अटैक का टारगेट है वो बढ़ जाता है। लखनऊ, कानपुर, बरेली, ये जो मेजर टाउन्स हैं इनमें मनी लेंडर और रिच जो हैं ये भी गुस्साई हुई भीड़ का टारगेट बन जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 1857 के रिवोल्ट में जमींदार के खिलाफ भी देखने को मिल रही थी चीज़ें, तो हाँ डेफिनेटली हम कह सकते हैं मनी लेंडर्स भी थे शामिल और रिच पीपल भी थे। इस वजह से हम कहते हैं कि ये लोअर मिडिल क्लास जो है इनके द्वारा ही पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और जो रिच पीपल है, जो हायर क्लास के पीपल हैं, इन्होंने एक तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया 1857 के रिवोल्ट में। तो पीजेंट जो है ये जमींदार को एक तरीके से ऑपरेशन के रूप में देखते थे कि ये तो ब्रिटिशर्स के ही साथी हैं, ब्रिटिशर्स के ही चट्टे बट्टे हैं। म्यूटिनीज का पैटर्न क्या रहा, किस तरीके से लोगों ने लीड किया इस चीज़ को? प्लानर्स कौन थे, यानी प्लानिंग किनके द्वारा की जा रही थी कि किस तरीके से हमें रिवोल्ट को लीड करना है? इन सब चीज़ों को ऑफिशियल आंसर देना मुश्किल है, यानी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आंसर देना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। स्टिल हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हो रहे थे इन चीज़ों को लेकर के। यहाँ से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। पीछे जो हमने पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। तो 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत मेरठ में सिपोई म्यूटिनी के रूप में होती है 10 मई 1857 को। इसके बाद ये भीड़ पहुंचती है दिल्ली में होते हैं बहादुर शाह जफ़र, और बहादुर शाह जफ़र से ये कहते हैं कि आपको लीड करना है रेबेलियन को। इनिशियली ये तो मना कर देते हैं बट फिर बाद में एग्री कर जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से भीड़ का भी दबाव इन पर रहता है। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये भीड़ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का काम कर रही थी, और जो टारगेट ऑडियंस थी ये बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि आम जनता भी इस रेबेलियन में शामिल हो गई थी। नाउ हम यहाँ से बात करने वाले हैं लीडर सेक्शन की, और यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेंगे 1857 के रिवोल्ट में। तो कुछ बातें मैं आपको नोट करने को कहूँगा, तो उन्हें आप नोट कर लें। देखिए सबसे पहले जैसा कि हमने देखा
हाँ, तो जब लीडरशिप की बात आई, बहादुर शाह का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? वन ऑफ हॉरर ऑफ रिजेक्शन, यानी रिजेक्शन वाली बात देखने को मिल रही थी। बहादुर शाह जफर इनिशियली रिवोल्ट के समर्थन में नहीं थे। इसके बाद कुछ जो सिपाही हैं ये मुगल कोर्ट में प्रवेश कर जाते हैं रेड फोर्ट के थ्रू। इसके बाद जो नॉर्मल कोर्ट के एटिकेट्स होते थे मुगल दरबार में, उन्हें वो फॉलो नहीं करते हैं। और ये ओल्ड एम्पेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे बहादुर शाह जफर की एज हो जाती है, ऑलमोस्ट 77-78 ईयर्स। तो जो भी कोर्ट एटिकेट्स ये फॉलो नहीं करते हैं, तो बहादुर शाह जफर को लगता है कि मेरे पास बहुत कम ऑप्शन है, यानी अब नॉमिनल लीडर के रूप में, देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नॉमिनल लीडर की, यानी जो एग्जैक्ट लीडरशिप है वो इनके हाथों में नहीं थी, बट एटलीस्ट जो है इनका समर्थन तो भीड़ के पास था। तो इस तरीके से ये हामी भर देते हैं इस रिवोल्ट को लीड करने के लिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसी तरीके के सीन्स बाकी जगहों में भी देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम कानपुर में बात करें तो हमें पता है कि कानपुर में नाना साहब के द्वारा लीड किया गया था, जो कि पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे। अभी हम आगे बात करेंगे इन पर। इसी तरीके से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सबको पता है, ठीक है, इनके द्वारा लीड किया गया। इसके बाद बिहार से जो है, बिहार के आरा, जगदीशपुर, इन क्षेत्रों से कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह के द्वारा लीड किया गया। अवध में अगर हम बात करें, देखिए अवध की कहानी तो बहुत ही ज़्यादा है। इसमें हम बात करेंगे बेसिकली कि किस तरीके से 1856 में जो है मेल गवर्नेंस या मिस गवर्नेंस का हवाला दे करके ब्रिटिशर्स इसे अपने एरिया में शामिल कर लेते हैं। इनको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें वो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लगा लेते हैं, बट यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लागू नहीं हो पाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं, फिलहाल बात कर लेते हैं। देखिए लखनऊ में फिर है वो बिरजिस कादिर के द्वारा लीड किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें लखनऊ में, तो जो लखनऊ में लीडरशिप थी 1857 के रिवोल्ट की, ये बेगम हजरत महल के पास थी, बेगम हजरत महल के पास। वन बाय वन अभी हम डिस्कस करेंगे ही इन चीज़ों को। हाँ, इसके बाद जो लीडरशिप पीपल है, जैसे रानी, राजा, नवाब, तालुकदार, ये सारे जो है लीडर के रूप में हर क्षेत्रों में नहीं देखने को मिल रहे थे। यानी नॉर्दर्न इंडिया में ये लीडरशिप तो मिल रही थी राजा महाराजाओं की, बट सदर्न इंडिया या इवन हम अगर बात करें मिडिल इंडिया की, तो इन क्षेत्रों में भी हमें सपोर्ट नहीं देखने को मिल रहा था डायरेक्टली किंग्स का। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि मेरठ में रिपोर्ट आते हैं कि एक फ़कीर जो है वो एक एलिफेंट में राइड करते हुए देखे गए हैं और सिपोईज उन्हें अक्सर विजिट करते हुए पाए जाते हैं। लखनऊ में अवध के एनेक्सेशन के बाद जो है बहुत सारे रिलीजियस लीडर्स ब्रिटिश रूल के डिस्ट्रक्शन की बात करते हुए देखे जाते हैं। इसके बाद लोकल लीडर्स के बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से जो शाहमल हैं, शाहमल ये मोबिलाइज करते हैं गांव-गांव जा कर के, 84 गांव जा कर के, बेसिकली 84 देश के नाम से उत्तर प्रदेश में, ताकि 1857 के रिवोल्ट को लीड किया जा सके। इसी तरीके से झारखंड के छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र में गुनू नाम के एक ट्राइबल कल्टीवेटर होते हैं, वो भी 1857 के रिवोल्ट में अहम भूमिका निभाते हैं। ये दोनों नाम के बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट नाम अभी फ़िलहाल के लिए आप नोट कर लीजिए, ध्यान रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। दोस्तों अभी हम लोकल लीडर्स की बात कर रहे हैं, तो जो नेशनल लेवल पे एक तरीके से लीडर्स उभर करके आए 1857 के रिवोल्ट्स में, जिनका एरिया बड़ा था, जो बड़े एरिया से लीड कर रहे थे, उनके बारे तो हम डिटेल में पढ़ते ही हैं, बट थीम्स एनसीईआरटी ने लोकल लीडर्स का भी नाम दिया और बहुत डिटेल से डिस्कशन किया है। यहाँ से क्वेश्चन भी बने हैं, तो ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए शाहमल कौन थे? तो शाहमल जो है ये बरोत क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के बरोत क्षेत्र से अपना संबंध रखते थे। ये जाट कल्टीवेटर के क्लेन से थे और बेसिकली इनके जो किनशिप टाइज थे, यानी जो संबंध थे, ये 84 गांवों तक देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो क्षेत्र थे, बरोत वाला जो रीजन था, ये काफ़ी ज़्यादा इरिगेटेड और फर्टाइल था, यानी मिट्टी बहुत अच्छी थी और ज़्यादातर जो लोग हैं गांव के वो काफ़ी धनी थे। और इस तरीके से ऑब्वियस ही बात है, ब्रिटिशर्स को ये बात तो अच्छी लगेगी नहीं, जहाँ पे किसानों को वो प्रॉस्परस देखेंगे वहाँ से ज़्यादा लगान वसूली की जाएगी। तो यही बात थी, यहाँ पे रेवेन्यू डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी और आम जनता त्रस्त थी। तो शाहमल ने क्या किया, वो प्रत्येक गांव में जाते थे, वहाँ के हेडमैन और कल्टीवेटर्स, यानी जो कृषक हैं जो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, उनको मोबिलाइज करने का काम करते थे और समझाते थे कि किस तरीके से जो ब्रिटिश राज है, इसने एक तरीके से जो ज़्यादा टैक्सेस लिया है और सारी समस्याओं के फसाद के जड़ यही हैं।
तो इनके समझाने का असर ये हुआ कि बहुत सारे जो कल्टीवेटर्स हैं वो अपने खेतों को छोड़ देते हैं और मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, इवन ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनके घरों को लूटने का काम करते हैं। जो भी डिस्प्लेस्ड प्रोप्राइटर्स थे वो उन लैंड्स को वापस से कब्जा कर लेते हैं जो इन्होंने खो दिया था। बहुत सारे प्रैक्टिसेस थे ज़मींदार्स के द्वारा, जैसे अगर कोई किसान लगान वगैरह प्रॉपर नहीं दे रहा है, जो भी टैक्सेस मांगे जा रहे हैं वो, तो फिर उनकी ज़मीनें एक तरीके से ले ली जाती थी ज़मींदार के द्वारा। इसके बाद देखिए शाहमल के जो लोग थे, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करने का काम किया गया, ब्रिजेज वगैरह को भी डिस्ट्रॉय किया गया। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें ब्रिटिश एम्पायर का प्रतीक के रूप में देखी जा रही थी। जो भी मेटल वगैरह, मेटल रोड यानी जो भी प्रॉपर रोड बनाए गए थे, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया और इसी तरीके से ब्रिजेज वगैरह इन सब को डिस्ट्रॉय करने का काम किया गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा राजा शाहमल से संबंधित कि हॉल ऑफ जस्टिस इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। यानी जो भी छोटे मोटे विवाद होते थे ये गांव के लोग पहुंचते थे राजा शाहमल के पास और इन चीज़ों को सुलटा लिया जाता था। इसके बाद बहुत सारे मतलब एक छोटा ब्रीफ टाइम पीरियड था जिसमें लगा था कि हाँ, फिरंगी राज जो है ख़त्म हो गया है और इनके खुद का राज जो है आ गया है। शाहमल वाज किल्ड इन बैटल इन जुलाई 1857। ना दोस्तों, हम बात करेंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह की। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट निभाया 1857 के रिवोल्ट में। हैदराबाद में इनकी पढ़ाई होती है और ये कम ही एज से प्रीचर बन जाते हैं। 1856 में ये विलेज टू विलेज यानी गांव-गांव जा कर के जिहाद के बारे में बताते हैं। यानी एक रिलीजियस वॉर जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ देखने को मिलता है। इसके बाद इन्हें डंका शाह के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डंका शाह के नाम से कौन जाने जाते थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। यानी डंका शाह का मतलब क्या है? ये मौलवी हैं बट इनके हाथ में ड्रम है यानी डंका है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ऑब्वियसली घबरा गए थे क्योंकि इनके साथ इनकी पूरी एक तरीके से भीड़ चलती थी, इनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग थी। लखनऊ जब ये पहुंचते हैं 1856 में तो पुलिस के द्वारा इन्हें रोक दिया जाता है, प्रीचिंग नहीं करने दिया जाता है। 1857 में इन्हें फैज़ाबाद में जो है जेल में डाल दिया जाता है। जब ये वापस रिलीज होते हैं तो 22nd नेटिव इन्फेंट्री के लीडर के रूप में इन्हें इलेक्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, डायरेक्ट जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे इन्फेंट्री के साथ जो है विरोध देखने को मिल रहा है इनके द्वारा। एक बैटल है यहाँ पे, बैटल का नाम है बैटल ऑफ चिन्हट। इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ चिन्हट। बैटल ऑफ चिन्हट में ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करते हैं। किनके खिलाफ? ब्रिटिशर से होते हैं हेनरी लॉरेंस, ठीक है। और ये बैटल ऑफ चिन्हट की हम बात कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। किन्हें? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। और हालांकि ऑब्वियसली एक करेज, पावर इनके प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं। जनता को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये इनविंसिबल थे, यानी इन्हें कोई नहीं हरा सकता था, इनके पास मैजिकल पावर्स थे और ब्रिटिशर्स के द्वारा इन्हें कभी नहीं मारा जा सकता है। तो यही जो है एक तरीके से इनकी अथॉरिटी का बेसिस भी एक पार्ट तो है इनके बिलीफ में, ये देखने को मिलता है। दोस्तों, ये हमारा लीडर्स वाला सेक्शन कवर हुआ। एक क्विक रिकैप करते हैं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, जैसा कि हमने लीडर्स की बात करी तो सबसे पहले हमने देखा कि बहादुर शाह जफ़र के द्वारा जो है ये सपोर्ट देखने को मिलता है। ऑब्वियसली दिल्ली से इन्होंने नेतृत्व किया है। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी क्षेत्रों में तो झांसी में हम देखते हैं, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया जाता है। इसके बाद बाकी क्षेत्र अगर हम देखें, जैसे लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल और उनके सन बिरजिस कादिर का सपोर्ट रहता है। इसके बाद कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहब हैं, नाना साहब। और बिहार में हमने देखा, बिहार में वीर कुंवर सिंह जो है ये नेतृत्व करते हैं। तो ये हो गए हमारे। इसके बाद हमने कुछ लोकल लेवल पे लीडर्स देखे, जैसे हमने गुनू की बात करी। कि आपको ये क्षेत्र याद है? तो हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर की, ठीक है। गुनू के साथ ही हमने शाहमल की बात करी जो कि बरोद यूपी से थे और इन्होंने जो है गांव-गांव जाकर के कल्टीवेटर्स का सपोर्ट लिया। 84 देश की बात हमने करी, किस तरीके से 84 गांव तक इनके किनशिप टाइज होते हैं। इसके बाद डंका शाह यानी मौलवी अहमदुल्ला शाह की हम बात कर रहे हैं। इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ चिन्हट में इनका योगदान रहा, ठीक है। और इसके बाद डंका शाह से संबंधित हमने और भी कुछ बातें देखी, यानी ड्रम के साथ मौलवी विथा ड्रम जो है ये नाम से जाने जाते हैं।
27 नेटिव इन्फेंट्री का ये पार्ट रहते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा, वो हम देखेंगे र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज। किस तरीके से जो अफवाह है, अफवाह बहुत बड़ा योगदान रहा इसका रिवोल्ट में, इस चीज़ को भी हम समझेंगे यानी नेक्स्ट लेक्चर में। बट जैसे ही लेक्चर की शुरुआत होगी, सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने दूंगा। वीडियो पोस्ट करके आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगर आपको दिक्कतें आ रही है सॉल्व करने में तो डेफिनेटली रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि रिवीजन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद।